साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की प्रश्न बैंक की जो डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे हम अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं की। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के हैं। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ में लाइए। पूर्व लग्न वे शब्द होते हैं जो अपन किसी इकाई के पहले लगा देते हैं तो इकाई का मान छोटा या बड़ा हो जाता है। जैसे माइक्रोमीटर लगा दें अगर हम, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। इस तरह से एक डेमा लिखा है, ये डेमा नहीं है, ये इसका सही शब्द है डेका। डेका यानी 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर, या और लीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप संशोधन कर लीजिए, या ये क्या हो गया डेका। डेका मेगा, तो 1 मेगा माने मेगा मीटर लेगा तो ये क्या होगा 10⁻⁶ मीटर। ये सही उत्तर है इसका। 1 गीगा मीटर है ये, तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। और एक फेम्टो मीटर है तो 10⁻15 मीटर होता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दो निम्नलिखित मात्रकों को मूल राशि के साथ मिलाइए। तो यहाँ आपको मूल राशि के हिसाब से देखना है। तो मीटर काय की इकाई है, पता है आपको, लंबाई की इकाई है। मीटर इकाई क्या की है, लंबाई की। और किलोग्राम इकाई की है द्रव्यमान की। सेकंड इकाई है समय की। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। केल्विन है ऊष्मा की। ऊष्मागतिक ताप की है ना। केल्विन क्या है, ऊष्मागतिक ताप। यहाँ ताप जोड़ना है आपको। ऊष्मागतिकी की तो एक विज्ञान की शाखा है। केल्विन होता है क्या का, एक ताप की इकाई होती है, यानी ऊष्मागतिक ताप। कैंडेला पता है आपको, ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता का मात्रक है। मूल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा की इकाई है मूल। प्रश्न क्रमांक 3 को देखें तो यहाँ लिखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आपको संशोधन कर लेना है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, यानी ये 1 नंबर हो गया। 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित मोलों की संख्या होती है मोललता। और बिलियन के मोलों की संख्या एवं किसी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर वैसे ये उल्टा हुआ है, माने बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों का अनुपात मूल अंश कहलाता है। बिलियन के द्रव्यमान एवं बिलियन का द्रव्यमान के अनुपात, यानी यहाँ विलेय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसको 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्रतिशतता मिल जाती है, यानी ये चौथा उत्तर हो गया। तो इस तरह से 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या हो गई, मोलरता। 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित मोलों की संख्या होगी मोलरता। बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात हो गया मूल अंश। और विलेय के द्रव्यमान एवं बिलियन के द्रव्यमान के अनुपात को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होती है प्रतिशतता। अब यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान की मात्रक इकाई होती है AMU, या सिंपली U होती है। ये एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको पता है 180 ग्राम द्रव्यमान हो गया और जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18, तो मोलों की संख्या हो जाएगी 10। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ग्राम लगाने की जरूरत नहीं पड़े, क्या होगी 10 मोल हो जाएंगी। ठीक है। शुष्क जल की मूलतः, शुष्क जल तो होती नहीं है, ये शुद्ध जल होना चाहिए यहाँ पे। और शुद्ध जल की मूलतः कैसे निकालेंगे हम, अब इसको यही मानेंगे कि विलयन है, 1 लीटर विलयन है
यानी वो 1 लीटर पूरा जल है। तो 1 लीटर जल में आपको पता है जल का घनत्व कितना होता है, एक होता है जल का घनत्व इकाई होता है, इसलिए 1 लीटर में जल का द्रव्यमान कितना होगा, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम में जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको 1000 में भाग देना है 18 का। 18 है जल का अणु द्रव्यमान, 18 का 1000 में भाग दे दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 18 पंचे, देखिए हम फिर से यहाँ देख रहे हैं, भाग देंगे आप 18 का 1000 में, क्योंकि 1000 ग्राम द्रव्यमान होगा 1 लीटर का। तो 18 पंचे 90, यहाँ बची 10 शेष बची, फिर 18 पंचे 90, फिर आपके 10 शेष बची, ये हो जाएगा 55.5। यहाँ पे 55.5 के नज़दीक कौन सा है, यही 55 है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा आपका। शुद्ध जल की मूलरता हो जाएगी 55.5 होना चाहिए, यहाँ पे 55 लिखा है। यहाँ देखिए 7वें में है 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होगी। जैसा कि मूल संकल्पना से आप जानते हैं, यदि हम द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दें तो उसमें जो परमाणु की संख्या होगी उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगी। परमाणु द्रव्यमान 12 है तो इसकी 12 ग्राम में एवोगाड्रो की संख्या के बराबर परमाणु की संख्या होगी, यानी उत्तर होगा सी, 6.02 गुणे 10⁻23। 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पे आयतन क्या होगा, NiP नहीं है, यहाँ पे एनटीपी होगा। और 2 ग्राम हाइड्रोजन, चूंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु रूप में नहीं रहती है, हाइड्रोजन अणु के रूप में रहती है, और एनटीपी पे इसका आयतन क्या होगा, आपने आयतन संबंधी परिकल्पना पढ़ी होगी। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम मतलब हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 2, और 2 ग्राम करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 मोल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 मोल यानी 2 ग्राम, 2 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल का आयतन क्या होगा, 22.4 लीटर, यानी उत्तर होगा बी। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, आपको पता है। मूलानुपाती सूत्र हमें क्या दिखाता है, किसी यौगिक में तत्वों की का जो सरलतम अनुपात है उसको दर्शाता है। तो सरलतम अनुपात क्या है इसमें, CH, तो ये मूलानुपाती सूत्र होगा CH। 10वां प्रश्न देखें तो एक सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें केवल 2 सार्थक अंक हैं, 25, आंसर होगा 2। आपको पता है बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, अशून्य अंक के बाईं ओर का कोई भी शून्य सार्थक नहीं होता है, ये केवल दशमलव की स्थिति दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। रसायन विज्ञान में बहुत छोटी राशि एवं बहुत बड़ी राशि से वैज्ञानिक को कार्य करना पड़ता है। इसको सरल रूप से प्रकाशित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का। यानी कि हमें एक शब्द में उत्तर देना है, आवश्यक अभिकार क्रिया कारकों एवं बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या होता है, मात्रात्मक विश्लेषण कहलाता है। किसी निकाय में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या अन्य कणों की संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक के रूप में व्यक्त करते हैं। इस संख्या को कहा जाता है 1 मोल। जिस तरह से दर्जन होता है उसी तरह से 1 मोल होता है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, Na द्वारा इसको दर्शाते हैं। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमानों का योग, उसमें उपस्थित परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के कौन से कण पाए जाएंगे तत्व में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के कणों को हम परमाणु कहते हैं।
यानी इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात किसी पदार्थ की कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व होता है। यानी द्रव्यमान और आयतन का अनुपात हमें घनत्व दर्शाता है। घनत्व है डेंसिटी। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सी है? एसआई पद्धति है, सिस्टम डी इंटरनेशनल। किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। तो किसी भी राशि के विभिन्न मानों के सामीप्य को व्यक्त करती है यथार्थता। क्या व्यक्त करती है? यथार्थता। तो सामीप्य को व्यक्त करने वाली होती है यथार्थता, और भौतिक राशि के लिए गए मानों का औसत मान होता है, वो आपका होता है परिशुद्धता। सातवें प्रश्न में आपको एक समीकरण दिया गया है। यहाँ पे a + b2 = ab2 बना हुआ है। इसमें a के 2.5 मोल हैं और b के 5 मोल हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे? तो मूल अभिक्रमक ना होने, यहाँ पे होना चाहिए कौन सा अभिक्रमक? सीमांत अभिक्रमक। कौन सा होगा? यहाँ पे सीमांत अभिक्रमक क्या होगा? सीमांत अभिक्रमक वह अभिक्रमक है जो जल्दी समाप्त होता है या जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए, 1 मोल है ए का और 1 मोल है बी का, दोनों मिलकर के 1 मोल AB2 बनाता है। तो यहाँ पे निश्चित है कि पहले हमारे ए के 2.5 मोल बी के 2.5 मोल से क्रिया करेंगे, तो हमें AB2 के 2.5 मोल बचेंगी। तो AB2 के 2.5 मोल बनेंगे, तो यहाँ पे ए खत्म हो जाएगा, बी के 2.5 मोल अवशेष बचेंगे। तो सीमांत अभिक्रमक हो गया ए। 2,34,000 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2.34 × 10⁻, कितना करना पड़ेगा? जहाँ दशमलव अगर रखेंगे तो कितने अंक हैं इसके बाद? 1 2 3 4 5। तो ये 2.34 × 10⁻5 सही उत्तर होगा। 2.34 × 10⁵ आपको इसमें जहाँ दशमलव रखना होता है 1 अंक के बाद, मान दशमलव की बाईं ओर 1 अंक होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे 10 पे उतनी घात चढ़ाना जितना आपने इसको खिसकाया है। 1 2 3 4 5 अंक खिसकाया, 10⁵5 रहेगा। अब यहाँ पे 3 अंक वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। विमीय विश्लेषण क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं विमीय विश्लेषण क्या होता है, बहुत सारी जैव इकाइयों को हमें एक दूसरे में बदलना होता है। तो ऐसे में हम कुछ विमीय समीकरण बना लेते हैं और विमीय समीकरण के आधार पर ही हम उन इकाइयों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये परिवर्तन के अलग अलग तरीके होते हैं। इससे किसी समीकरण की या किसी संबंध की सत्यता की जांच भी की जा सकती है। तो हम इकाइयों को एक दूसरे में बदलना होता है या किसी संबंध की सत्यता जांचनी होती है, तो ऐसे में हम जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं वो विमीय विश्लेषण कहलाती है। इसमें जो पद्धतियां हैं वो अपनी गुणक लेवल विधि है या गुणक विधि होती है। जैसे कि हमें मान लीजिए लंबाई की इकाई में बदलाव करना है, तो घनत्व की इकाई में हम कैसे बदलाव करेंगे? तो लंबाई की इकाई में घनत्व की इकाई के हिसाब से आपको 3 की घात चढ़ाना पड़ेगी। जैसे हम 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर बदलना चाहें तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? आपको पता है। तो 1
मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें 1 घन मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का घन करना पड़ेगा, यानी हमें एक इकाई जितनी घात इधर चढ़ी है उतनी ही हमें पूरे पे घात चढ़ाना पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। सीमांत अपकर्मक किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, तो सीमांत अपकर्मक में आपको क्या देना होगा, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। वह अपकर्मक जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है और अभिक्रिया में वो सबसे पहले समाप्त होता है, सीमांत अपकर्मक कहलाता है। उसमें अपन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसा आपने इसी में ऊपर देखा है। ये आपने मान लो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, एक उदाहरण भी दे दीजिएगा और एक किसकी परिभाषा लिख दीजिए 2 लाइन की। तो किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक सबसे पहले खत्म होता है या उत्पाद को निर्धारित करता है उसे हम सीमांत अपकर्मक कहते हैं। जैसे कि यदि हम H2 + O2 बराबर 2H2 + 2O2 और 2H2O की बात करें, यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 ग्राम पानी और 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन पहले समाप्त हो जाएगी, हाइड्रोजन बाद में समाप्त होगी, तो ऑक्सीजन सीमांत अपकर्मक कहलाएगी। अणु परमाणुओं में कोई 3 अंतर लिखिए। तो अणु परमाणु के अंतर आप आराम से लिख सकते हैं। अणु क्या है? अणु वह पदार्थ का छोटा छोटा भाग है जो स्थिर रह सकता है, मन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु में एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, जबकि परमाणु एक ही प्रकार का होता है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई है। अणु स्थिर रहने वाली सबसे छोटी इकाई है। ऐसे इसके 2-3 अंतर, आप इसके कम से कम 3 अंतर इसके लिखना है, लिख सकते हैं आप। सार्थक अंक क्या है? तो सार्थक अंक की भी अपन परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। किसी मापन या किसी भौतिक राशि की मात्रा को यथार्थ रूप से दर्शाने के लिए हमें जितने अंकों की आवश्यकता होती है वो सार्थक अंक कहलाते हैं। तो हमें इसकी परिभाषा भी दे देना है, एक उदाहरण भी दे देना है। सार्थक अंक हमें क्या बताती हैं? और सार्थक अंक हमें यंत्र की सीमितता और मापने वाले की दक्षता दोनों पर निर्भर करता है। यह हमें बताता है कि मापन कितनी हद तक शुद्ध है। और जो सार्थक अंक है उनमें अंतिम अंक कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जैसे हम मान लो हमने किसी कपड़े की लंबाई 9.4 मीटर बताई, तो इसका मतलब ये है कि हम दशमलव के 1 अंक तक शुद्ध माप सकते हैं। इसका जो चौथा मान जो लास्ट अंक है यानी 4 है, तो ये कैसा है? ये अनिश्चित है। ये कितना हो सकता है? ये 3 और 5 के बीच माना जाता है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा देंगे, एग्जाम्पल देंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो जब रासायनिक समीकरण हम किसी अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो उसकी मात्रात्मक पहलू को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। इसलिए हम किसी परिवर्तन को यथार्थ रूप से रखने के लिए हमें उसको दोनों को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके बाद जो शेष और क्वेश्चन है वो हम अपन अगले भाग में उन पर चर्चा करेंगे। जब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा, हल करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे इसकी।